तो देखो वन पीस का दूसरा नाम है थ्योरीज, जो कि एनिमे के हर क्रिएटर ने दिया है, बट सच किसी किसी की हुई है। सो मैंने सोचा कि खुद की थ्योरी पे वर्क करने से बेटर है कि दूसरों की थ्योरी को चोरी रिव्यू किया जाए। वैसे भी आजकल इन्हीं चीजों का तो धंधा चल रहा है। सो लो पेश है ये वन पीस की 5 क्रेजी थ्योरीज। बाय द वे तुम लोग भी अपनी थ्योरीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम फ्यूचर वीडियोस में उसे भी कवर करेंगे। सो पहली थ्योरी है रिगार्डिंग प्रीवियस यूजर ऑफ गोमू गोमू नो मी, या फिर मैं कह लूं हितो नो मी, जो कि करंटली लूफी का फ्रूट है। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लूफी के गम गम फ्रूट का पहले भी कोई यूजर रह चुका है, और वो कोई और नहीं बल्कि पायरेट किंग गोल्डी रॉजर की बीवी और एस की माँ प्रोटैगनिस्ट रॉक थी। तो जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा कि रॉजर के एग्जीक्यूशन के बाद कैसे मरीन कुत्तों की तरह इधर उधर भटक रही थी रॉजर की बंदी को ढूंढने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि रॉजर का वंश आगे बढ़े। तो इसी के चलते मरीन्स हर एक हॉस्पिटल में जाकर न्यूबॉर्न्स को मारकर अपनी औकात दिखा रही थी। लेकिन स्टिल इतनी मेहनत के बाद भी उनको एस का पता नहीं लगा, क्योंकि जहां एक नॉर्मल प्रेगनेंसी 9 महीने तक चलती है, वहीं रॉक ने एस की डिलीवरी को 20 महीनों तक रोक कर रखा था, जो कि ऑब्वियसली किसी के लिए भी नेचुरली इम्पॉसिबल है, अनलेस एंड अंटिल दे हैव सम काइंड ऑफ स्पेशल पावर। अर्थात कभी यहाँ ये अनुमान लगा रहे हैं कि रॉक ने गम गम फ्रूट की पावर्स यूज की थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को रबड़ का बना लिया। सो इसी रीजन की वजह से रॉक एस को 20 महीनों तक अपने पेट में रख पाई, और जब कुछ देर बाद मरीन्स ने रॉजर की प्रीति को ढूंढना बंद कर दिया, तो फाइनली आफ्टर 20 मंथ्स रॉक गिव बर्थ टू एस। अरे बट फायदा क्या रहा, मरीन फोर्ड में तो मोय मोय हो गया ना। तो देखो यार, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज किसी डेविल फ्रूट की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि ये एक स्पेशल पावर थी जो कि इस दुनिया की हर माँ के पास है, दैट इज पावर ऑफ प्योर लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स हर चाइल्ड, जो कि रॉक को भी था उनके बेटे एस के प्रति। और एक दूसरा बड़ा रीजन जो कि प्रूफ करता है कि ये थ्योरी गलत है, वो ये है कि एस के जन्म के वक्त रॉक की डेथ हो गई थी। एंड अब सोचो, अगर उसके पास सच में गम गम फ्रूट की पावर होती तो क्या वो मरती? नहीं ना। बट स्टिल मैं कहूंगा ये थ्योरी प्रीटी मच अच्छी है रॉजर के गम गम फ्रूट खाने से। इफ यू नो यू नो। नेक्स्ट थ्योरी जो मे भी काफी लोगों ने सुनी भी होगी, वो है उसॉप मरने वाला है। हाँ मुझे पता है कि ओडा सेंसे अपने शो में किसी भी कैरेक्टर को मारना पसंद नहीं करते, बट स्टिल जब वो किसी कैरेक्टर को मारते हैं तो भाई वो सीधा दिल पे लगता है, चाहे तुम व्हाइट बियर्ड को ले लो या फिर एस को। तो चलो थ्योरी पर वापिस आते हैं। तो तुम्हें नोलैंड के बारे में तो पता ही होगा, जिसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था झूठा कहकर। और अगर देखा जाए तो उसॉप भी एक झूठा ही है। वेल, जिसके झूठ सच हो जाते हैं। जोक्स अपार्ट, उसॉप गॉड हैं। उनके पास ऑब्जर्वेशन हाकिया भाई, 2-3 साल तो ऐसे ऐसे देख लेते हैं। शैंक्स अबे बच्चा है उसॉप के आगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आखिर उसॉप की डेथ कैसे होने वाली है। तो जैसे कि हमें पता है कि अभी एगहेड आर्क चल रही है, एंड उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली एल्बाफ आर्क आने वाली है, और उस आर्क में अपना उसॉप बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि हम उसॉप और एल्बाफ आर्क का बिल्डअप काफी देर से देखते आ रहे हैं, लाइक फ्रॉम लिटिल गार्डन एंड इनिस लॉबी। सो हो सकता है कि ओडा सेंसे ने इस आर्क के लिए उसॉप का कुछ स्पेशल प्लान रखा हो। अब अगर उसॉप की ड्रीम की बात की जाए तो वो है सी का एक ब्रेव वॉरियर बनना, जो कि मे भी हम एल्बाफ आर्क में पूरा होते हुए भी देखें, क्योंकि जैसे कि हमें बताया गया है कि एल्बाफ के जायंट्स डेथ और आफ्टर लाइफ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड उनके लिए एक वॉरियर बनकर मरना कोई ऑनर से कम नहीं। सो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये लाइंस कहीं ना कहीं उसॉप के लिए फिट भी बैठती हैं, क्योंकि उसॉप एक डरपोक है एंड उसने अपनी पूरी जिंदगी बस झूठ बोला है। एंड हम सब जानते हैं कि सी का ब्रेव वॉरियर बनने के लिए सबसे पहले इंसान को कॉवर्ड नहीं होना चाहिए, इन शॉर्ट डरपोक नहीं होना चाहिए, एंड दूसरा पॉइंट, इंसान को झूठा भी नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस हिसाब से उसॉप की पर्सनैलिटी है, तो मे भी उसको सी का ब्रेव वॉरियर बनने के लिए मे भी अपनी जान गंवानी पड़े। लाइक चैप्टर 119 का ये उसॉप का डायलॉग देखो, जहाँ पर वो कहता है कि अगर किसी दिन उसे किसी आइलैंड पर अकेले भी मरना पड़े तो भी वो मरने के लिए तैयार रहेगा विद हिज लास्ट वर्ड्स, आई एम उसॉप द ग्रेट वॉरियर ऑफ द 7 सीज। सेकंड रीजन जो इस थ्योरी का थोड़ा सा और वजन बढ़ा देता है, वो है उसॉप का 4th मेंबर होना स्ट्रॉ हैट्स का क्रू ज्वाइनिंग के टाइम पे। एंड जापान के सुपरस्टिशंस के अकॉर्डिंग 4th नंबर डेथ को रिप्रेजेंट करता है। इन शॉर्ट अनलकी माना जाता है, क्योंकि उसे शीप अनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है डेथ, जो कि हम सब देख भी सकते हैं कि पूरे स्ट्रॉ हैट्स में से उसॉप का ही सबसे बुरा लक है। वेल, आप सबको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में? क्योंकि ओडा सेंसे को नंबर्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। बाकी यार उसॉप के रिलेटेड मेरे पास एक क्रेजी थ्योरी है, जो कि आने वाले टाइम में मैं तुम सबके साथ शेयर करूंगा। बस इस वीडियो पे 500 लाइक करवा दो, आई नो तुम करवा ही दोगे। नेक्स्ट थ्योरी है वन पीस के रिगार्डिंग की वो चांद पर है। तो दोस्तों, इस थ्योरी को समझने के लिए हमें फिर से स्काइपिया में जाना पड़ेगा। वेल, मे भी ये उन लोगों को समझ ही ना आए जिन्होंने ये आकी स्किप कर दी। सो अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पर रॉबिन का इनकाउंटर होता है सिटी ऑफ शेंडोरा से, एंड उसे वहाँ पर क्लूज मिलते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन के। तो आखिर है क्या ये एंशिएंट सिविलाइजेशन? तो तुम लोगों को एनएल का ग्रेट स्पेस मिशन तो याद ही होगा, जो कि चैप्टर 428 के कवर पेज से शुरू होता है एंड काइंड ऑफ 474 तक चलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे एनएल मून पर जाता है एंड उसे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन मिलती है जिन्हें नाम दिया जाता है मून नाइट्स, जिसे देखकर
एक चीज तो कंफर्म होती है, दैट इज मून पर ना सिर्फ लाइफ पॉसिबल है बल्कि वहाँ पर एक एडवांस सिविलाइजेशन रहती है जिनके डिफरेंट हेयर स्टाइल के साथ साथ विंग्स भी हैं। और यही चीज हमने स्काइपिया में भी देखी है, जहाँ पर कैरेक्टर्स के मून नाइट्स की तरह ही हेयर स्टाइल्स और इवन विंग्स भी हैं, जो कि हिंट करता है एक एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ जो कि मून से आकर अर्थ पर रहने लगी। बट आफ्टर सम टाइम उनकी एंशिएंट सिविलाइजेशन खत्म कर दी गई किसी के अटैक करने की वजह से, एंड वो अटैकर्स आज के वक्त में सेलेस्टियल ड्रैगन्स के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरी साइड कुछ बचे हुए मून नाइट्स ह्यूमन के साथ आकर रहने लगे और उन्होंने एक न्यू ब्लड लाइन बनाई, हाफ ह्यूमंस और हाफ मून नाइट्स, जिन्हें हम वन पीस के वर्ल्ड में डी के नाम से जानते हैं, विच इंडिकेट्स हाफ ह्यूमंस हाफ मून नाइट्स, जो कि डायरेक्ट डिसेंडेंट है एंशिएंट सिविलाइजेशन के। वेल ये थ्योरी शुरू में इतनी फेमस नहीं थी जब तक ओडा सेंसे ने वन पीस का ये कवर नहीं डाला, जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि लूफी के विंग्स हैं जस्ट लाइक मून नाइट्स। ओके सो ये तो रही थ्योरी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे विचार। तो देखो यार, मैं कहूंगा कि इतना सिंपल नहीं है। मे बी एंशिएंट सिविलाइजेशन कोई ज्यादा ही एडवांस किंगडम हो जिसको बाकी वर्ल्ड ने अपोज किया हो, या मे बी एंशिएंट किंगडम ह्यूमंस का हो और यही मून नाइट्स ने अटैक किया हो अर्थ पे अपना राज जमाने के लिए। एंड क्या पता यही मून नाइट्स अर्थ पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स के नाम से जाने जाते हो, जो कि हम सेंट सेटन को देखकर जान भी चुके हैं कि ये लोग एज ही नहीं करते, जो कि ऑब्वियसली ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। इन शॉर्ट इंसान तो नहीं है ये। सो इसके कंक्लूजन में मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मून पर स्पीसीज होगी, बट इतना सिंपल नहीं होगा जितना इस फैन ने बना दिया, क्योंकि अभी भी काफी ज्यादा प्लॉट होल्स हैं इसमें। बट यार नाइस ट्राई ब्रो। नेक्स्ट थ्योरी पर आए जो पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी, दैट इज सनी विल ईट कुमास डेविल फ्रूट। तो जैसे कि हमें पता है कि वन पीस वर्ल्ड में शिप्स की भी सोल होती हैं थ्रू क्लोबॉटरमैन, जिसका बेस्ट एग्जांपल है गोइंग मैरी। और ये चीज तभी पॉसिबल है जब क्रूमेट्स का अपने शिप के प्रति बहुत ज्यादा प्यार हो। सो उसी तरीके से 1000 सनी भी अलाइव है एंड उसकी खुद की एक सोल है। एंड ये चीज ज्यादा सस्पिशियस तब बनती है जब रिसेंटली 1000 सनी का बाउंटी पोस्टर रिवील होता है इन चैप्टर 1060। एंड इवन इसी चैप्टर में जब लूफी अपना रियल ड्रीम सबके साथ शेयर करता है तो सभी स्ट्रॉ हैट्स का रिएक्शन हमें अलग अलग पैनल में दिखाई देता है। एंड गेस व्हाट, उनमें से सबसे पहला रिएक्शन सनी का ही होता है। यही नहीं बल्कि सनी के अलाइव होने के और भी काफी ज्यादा हिंट्स हैं। जैसे एक चैप्टर में जब मैकेनिकल शार्क सनी पर अटैक करती है तो सनी के फेस पर हम एक रिएक्शन को देख सकते हैं जो कि फियर को रिप्रेजेंट करता है। एंड इवन वन पीस फिल्म रेड में सनी को भी दिखाया जाता है लूफी के साथ। अब ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता यार। अब काफी लोगों का सवाल होगा कि शिप को सोल मिलने से पहले क्रू को उसके प्रति फ्रेंडशिप एंड इमोशंस प्रूव करने पड़ते हैं, जैसे गोइंग मैरी के टाइम पे उसप और लूफी की फाइट गोइंग मैरी के लिए। अब सोचो आखिर कौन सनी के साथ इतना ज्यादा कनेक्टेड है। अभी अगर तुम सोच रहे हो स्ट्रॉ हैट्स, तो बिल्कुल गलत हो तुम, क्योंकि द रियल आंसर इज कुमा, जिसने 2 साल तक सनी को प्रोटेक्ट किया जब तक स्ट्रॉ हैट्स वापस नहीं आ गए। एंड इवन इतना टाइम स्ट्रॉ हैट्स का सनी के साथ नहीं हुआ है जितना टाइम कुमा ने उसके साथ बिताया है। और जिस हिसाब से कुमा की वो हालत थी जब फ्रैंकी उससे मिला, मतलब कुमा काफी लोगों से लड़ा भी था। एंड यही वजह हो सकती है कि सनी भी क्लोबॉटरमैन के प्रोसेस से निकल गया हो और उसको भी फाइनली एक सोल मिली हो। सो इसीलिए जो कुमा का डेविल फ्रूट खाएगा वो कोई और नहीं बल्कि सनी है। एंड ऐसा पहली बार नहीं होगा कि किसी नॉन लिविंग थिंग ने डेविल फ्रूट खाया है। इनफैक्ट ये चीज काफी पहले से चलती आ रही है, लाइक स्पेंडम की स्वॉर्ड के साथ जिसने एलिफेंट फ्रूट खाया था। और जैसे कि हम जानते हैं कि डेविल फ्रूट की खुद की भी विल होती है एंड वो हमेशा अपना यूजर खुद चूज करते हैं, लाइक जैसा हमने एस के फ्रूट के साथ देखा था एंड इवन लूफी के फ्रूट के साथ भी। सो ऐसे ही कुमा का डेविल फ्रूट नामी के ऑरेंज ट्री पर रीइंकार्नेट होगा एंड फिर सनी उसे खाएगा। और जैसे इन इस लॉबी में मैरी ने स्ट्रॉ हैट्स को बचाया था, वैसे ही मे भी अभी एग हेड में सनी सबको बचाए विद द पावर ऑफ पॉप और डेविल फ्रूट। बाकी तुम सबको क्या लगता है इस थ्योरी के रिगार्डिंग कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इस थ्योरी में दम है। तो लास्ट चलो बात करते हैं ऐसी थ्योरीज की जिनकी कोई सेंस नहीं बनती। फर्स्ट, ज़ोरो हैज अ डेविल फ्रूट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ज़ोरो ने एक डेविल फ्रूट खाया है जिसका नाम है कंपस नोमी, और वो डेविल फ्रूट लोकेशन बताता है लॉफ्ट टेल की। अच्छा, और ये व्यक्ति बता रहा है कि यही रीजन है कि ज़ोरो हमेशा गायब हो जाता है, क्योंकि डेविल फ्रूट खाने की वजह से वो हमेशा उसी डायरेक्शन पे जाता है जहाँ पर लॉफ्ट टेल है। भाई मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहूंगा, उस हिसाब से उसप ने लायर फ्रूट खाया है, नामी ने बिग फ्रूट खाया है एंड मैंने यूट्यूब फ्रूट खाया है। नहीं मतलब कुछ भी। नेक्स्ट उस थ्योरी की बात करते हैं जो थ्योरी के नाम पे एक सेंटेंस है, वन पीस इज फ्रेंड्स दैट यू मेड अलोंग द वे। इमेजिन करो तुम वन पीस को देख रही हो लास्ट 25 सालों से, क्योंकि तुम्हें मजा भी आ रहा है और तुम जानना चाहती हो कि आखिर वन पीस क्या है, आखिर क्या है वो राज जो ओडा 25 सालों से छुपाते आ रहे हैं। और जब वो राज खुलता है तो तुम्हें पता चलता है कि वन पीस कुछ और नहीं, इनफैक्ट वो दोस्त हैं जो तुमने रास्ते में बनाए हैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। देखो यार कमेंट सेक्शन खुली है, 2 से ज्यादा गाली कोई नहीं देगा। स्टिल जाने से पहले ये सुनकर जाओ। तो ओडा सेंसेई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वन पीस एक फिजिकल रिवॉर्ड होगा स्ट्रॉ हैट्स के लिए, ना कि मेमोरीज जो तुमने पूरी जर्नी में
बनाई है। सो घबराना नहीं है, धैर्य मेंटेन रखना है। ओके, सो नेक्स्ट थ्योरी है वन पीस के न्यू पावर सिस्टम के रिगार्डिंग, जो तुम इस वीडियो पे क्लिक कर जान सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।